बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेकिन लेक्चर के आगाज़ से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में होम्योस्टैसिस को डिफ़ाइन किया था। होम्योस्टैसिस क्या होता है, व्हाट इज़ मेंट बाय होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस क्या है, एंड वी डिस्कस अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था। वी आल्सो डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैसिस। हमने होम्योस्टैसिस के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। जो कंपोनेंट्स थे वो ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिज्म की इंटरनल कंडीशंस क्या होती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है या इंटरनल कंडीशंस क्या होती हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, और आज हम स्टडी करेंगे होम्योस्टैसिस एट सेल लेवल। इसके आगाज़ से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ। ऑर्गेनिज्म हर तरह से अपने होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है। ऑर्गेनिज्म न सिर्फ अपने होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है, बल्कि उसका सेल भी होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, दिस इज ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म है और ये इसका सेल, ये इसका सेल है। दिस ऑर्गेनिज्म विल मेंटेन इट्स होम्योस्टैसिस अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से ये ऑर्गेनिज्म अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करेगा। अब इसका जो सेल है, यानी ये इसका सेल है, ये इसका सेल है। अब इस ऑर्गेनिज्म का सेल अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करेगा। यानी ये सेल है, इस सेल के बाहर ये इसका इन्वायरमेंट है, ये इसका इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट को क्या कहेंगे? इस इन्वायरमेंट को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इस ऑर्गेनिज्म ने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करना है, और इसके सेल ने अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करना है। यानी इस सेल ने एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के लिहाज से अपना होम्योस्टैसिस करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ये ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा तब्दील होता रहता है। यानी
द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑलवेज चेंजेस, यानी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। फिर उसके बाद उसके सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है, यानी ये सेल हो गया, ये सेल, ये सेल, और इसके ये बाहर वाला इन्वायरमेंट जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद सबसे कम तब्दीली या कम तब्दीलियाँ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में होती हैं, और फिर सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होती हैं वो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में होती हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर अब 3 तरह के इन्वायरमेंट हो गए। 3 तरह के इन्वायरमेंट कैसे हो गए? एक इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दूसरा इन्वायरमेंट सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट, एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दूसरा ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है उसके सेल का इन्वायरमेंट जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं, और तीसरा इन्वायरमेंट जो सेल के अंदर है यानी इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। यानी इस तरह से 3 इन्वायरमेंट्स हैं, 3 इन्वायरमेंट्स हैं। अब जो हमने बात करनी है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो सेल है, ये सेल, इस सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में भी तब्दीलियां आती रहती हैं, लेकिन तब्दीलियां एक नैरो रेंज में आती हैं, नैरो रेंज में, एक लिमिट में तब्दीलियां आती हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म का सेल है, ये ऑर्गेनिज्म का सेल या ऑर्गेनिज्म का ये जो सेल है, ये सेल ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से होम्योस्टैसिस नहीं करेगा। यानी ये जो सेल है, सेल अपने होम्योस्टैसिस को ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंज नहीं करेगा। ये सेल अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंजेस लाएगा। यानी ये जो सेल है, सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करेगा। यानी ये जो सेल है, सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं करता, बल्कि ये जो सेल है ये अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, ये उसका इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के लिहाज से क्या करेगा? अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, होम्योस्टैसिस एट सेल लेवल, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सेल लेवल कीप फ्लक्चुएटिंग इन अ नैरो रेंज in intracellular within cell membrane compared to extracellular outside cell membrane। यानी सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट कहलाता है इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। और इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है कहाँ? इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। यानी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल का वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, उसके अंदर तब्दीली आती रहती है। किसके मुताबिक आती है, किस लिहाज से आती है? एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के लिहाज से आती है। और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहाँ है? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। यानी ये सेल है, ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट और ये इसका
सेलुलर इन्वायरमेंट, यानी सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं विद इन सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, यानी इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के लिहाज से फ्लक्चुएट होता है, उसके अंदर तब्दीली आती है। टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की टाइप्स, पहली टाइप है इंटरस्टिशियल इन्वायरमेंट। इंटरस्टिशियल इन्वायरमेंट क्या है कि ये कुछ सेल्स हैं, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, इस टिश्यू के बाहर जो इन्वायरमेंट है उसे हम इंटरस्टिशियल इन्वायरमेंट कहते हैं, अराउंड द टिश्यू। वस्कुलर इन्वायरमेंट, वस्कुलर इन्वायरमेंट क्या होगा, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल और ये ब्लड वेसल में सेल है। अब ब्लड वेसल में जो सेल है, इस सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को वस्कुलर इन्वायरमेंट कहा जाता है, अराउंड द सेल, सेल के बाहर बट विद इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर। होम्योस्टैसिस डज नॉट मीन टू कीप फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्योस्टैसिस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि होम्योस्टैसिस एक चीज़ को एक फिक्स्ड पॉइंट पे ले आए। होम्योस्टैसिस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये किसी भी चीज़ को एक फिक्स्ड पॉइंट पे ले आए, बल्कि होम्योस्टैसिस का मतलब है कि ये किसी भी चीज़ को विद इन रेंज ले आए, या विद इन नैरो लिमिट, या विद इन नैरो रेंज ले आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी बॉडी का जो ऑप्टिमम इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर है, मेरी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 है, 37 सेंटीग्रेड है। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, यानी होम्योस्टैसिस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये किसी भी चीज़ को, मसलन ये टेम्परेचर को एक फिक्स पॉइंट पे ले आए, बल्कि होम्योस्टैसिस का मतलब है कि ये किसी भी चीज़ को एक नॉर्मल रेंज में ले आए। अब मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम कितना है, वो 37 है। अब होम्योस्टैसिस मेरी बॉडी के टेम्परेचर को विद इन रेंज रखेगा, विद इन रेंज। विद इन रेंज से क्या मुराद है, 36.1 टू 38.1, ये नॉर्मल रेंज है, विद इन रेंज है, नॉर्मल रेंज है, विद इन रेंज है, यानी मेरी बॉडी का टेम्परेचर 36.1 से लेकर 30.81, 38.1 के दरमियान में रहेगा। दिस इज कॉल्ड नैरो रेंज, दिस इज कॉल्ड नैरो रेंज, और विद इन नैरो रेंज। एज चेंजेस विद इन स्पेसिफिक रेंज, अब ये जो चेंज है ये एक स्पेसिफिक चेंज है, स्पेसिफिक रेंज है। ये जो चेंज है, ये जो टेम्परेचर का चेंज है, ये क्या है, ये एक नैरो रेंज में है, और ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म की बॉडी सही तरीके से काम कर सके। एज चेंजेस विद इन स्पेसिफिक रेंज, अब ये जो चेंज है स्पेसिफिक रेंज में है, और ये बहुत ज़रूरी है बॉडी के फंक्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये हमेशा चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह जब मैं उठा तो टेम्परेचर कम था, हवा में नमी भी थी। जैसे जैसे दिन गुजरता गया मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता गया, जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया और हवा में नमी भी कम होती गई और हवा खुश्क हो गई। इसी तरह ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पानी हो, यानी कि अबंडेंट वाटर, अबंडेंट वाटर। अबंडेंट वाटर। और दूसरी कंडीशन या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ड्राई कंडीशन। पहली पॉसिबिलिटी और ये दूसरी। ड्राई कंडीशन। अब जैसे वो जानवर जो पानी में रहते हैं, वो जानवर जो पानी में रहते हैं उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी बहुत ज़्यादा है। वो ऑर्गेनिज्म जो सहरा में रहते हैं वहाँ पर क्या है, उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी कम है। तो वाटर अवेलेबिलिटी ट्रिमेंडसली चेंजेस, यानी उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी चेंज होता रहता है। अबंडेंट सप्लाई ऑफ HO2 या ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पानी होगा, या ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन, या फिर पानी बिल्कुल ही नहीं होगा, ड्राई कंडीशन होगी। अब ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट, इन इंटरनल इन्वायरमेंट वाटर अवेलेबिलिटी may vary in a narrow range in a response to abundant supply of water और ड्राई कंडीशन। अब ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, पानी की जो फराहमी है, वो भी वेरी करती है, कभी पानी ज़्यादा कभी पानी कम। यानी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर वेरी करता है, कभी पानी की मिकदार कम या कभी पानी की मिकदार ज़्यादा या कभी पानी है ही नहीं। अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी हो, या फिर ड्राई कंडीशन, या फिर पानी ना हो ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट में। अब हमने डिस्कस करना है कंट्रोल सिस्टम, यानी होम्योस्टेसिस काम कैसे करता है। होम्योस्टेसिस काम कैसे करता है? होम्योस्टेसिस वेरियस कंट्रोल सिस्टम की मदद से काम करता है। होम्योस्टेसिस बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम की मदद से काम करता है। वुड नॉट, हम यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म में मैंने दो रेंज बनाई हैं, एक ये रेंज है और एक ये रेंज है। इसको मैं कह देता हूं कि ये हाई लेवल और ये लो लेवल, हाई लेवल और लो लेवल। अब ये ऑर्गेनिज्म, पानी इस ऑर्गेनिज्म में दाखिल होगा, यानी वाटर इस ऑर्गेनिज्म में दाखिल होगा, वाटर इस ऑर्गेनिज्म में दाखिल होगा। और मैंने एक रेंज बनाई हुई है 25 to 30 ml। अब जैसे ही ऑर्गेनिज्म में पानी आएगा और ऑर्गेनिज्म में पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, ऑर्गेनिज्म उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा।
रिस्पॉन्स उस वक्त देगा जब ऑर्गेनिज्म में पानी की मिकदार नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल ये रेंज अगर 35 हो गई तो जो 5 ml वाटर पीछे बचा हुआ है तो इस ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, उस 5 ml वाटर को बाहर निकाल देना है। यानी जैसे इस ऑर्गेनिज्म में पानी दाखिल होगा, जैसे पानी की मिकदार बढ़ेगी, ऑर्गेनिज्म उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। रिस्पॉन्स उस वक्त देगा जब उसके अंदर पानी का लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ेगा। नॉर्मल रेंज कितनी थी? 25 to 30 ml, लेकिन नॉर्मल रेंज से बढ़ गया पानी। कितना हो गया? 35 ml हो गया। अब 5 ml इसके पास एक्स्ट्रा है, 5 ml इसके पास एक्स्ट्रा है। इसने क्या करना है ऑर्गेनिज्म ने? इसने उस 5 ml को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना है। लेट फ्लडेड इन केस ऑफ अबंडेंट सप्लाई ऑफ H2O, यानी कंट्रोल सिस्टम वुड नॉट, कंट्रोल सिस्टम कभी भी इजाज़त नहीं देगा, कुड नॉट इजाज़त नहीं देगा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा पानी हो जाए। जैसे मैंने भी यहाँ पर समझाया है कि कंट्रोल सिस्टम लेट, कुड नॉट, लेट फ्लडेड इन केस ऑफ अबंडेंट सप्लाई ऑफ H2O, के ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी ना हो जाए। और दूसरा लेवल मैंने क्या रखा हुआ है? लो लेवल। लो लेवल मैंने रखा हुआ है। मसलन लो लेवल की जो रेंज है वो मैंने 15 to 10 ml, 15 to 10 ml। अब जैसे ही इस ऑर्गेनिज्म से पानी बाहर निकलेगा, एज द वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विल नॉट रिस्पॉन्स। जैसे ही ऑर्गेनिज्म से पानी बाहर निकलेगा, ऑर्गेनिज्म उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। उस वक्त रिस्पॉन्स देगा जब नैरो रेंज से ज़्यादा निकलेगा। ये नैरो रेंज है, दिस इज नैरो रेंज। नैरो रेंज से निकल जाएगा पानी, नैरो रेंज से ज़्यादा निकलने की कोशिश करेगा पानी। लेकिन उस वक्त क्या होगा? इस ऑर्गेनिज्म के जो कंट्रोल सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो काम क्या करेंगे? ताकि ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी स्टोर हो, पानी स्टोर हो, यानी पानी स्टोर हो जाए। डिहाइड्रेट इन केस ऑफ ड्राई कंडीशन, ताकि ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी की कमी ना हो ड्राई कंडीशन में। ड्राई कंडीशन में ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी की कमी ना हो। अब अडॉप्टेशन इन नैरो रेंज, यहाँ पर मैंने नैरो रेंज बताई आपको, यहाँ पर ये भी नैरो रेंज है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर अडॉप्टेशन क्या होती हैं? अडॉप्टेशन एक ऐसा करैक्टर होता है जो कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करवाता है, ताकि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। अडॉप्टेशन एट लोअर लेवल ऑफ H2O। अडॉप्टेशन क्या है? अडॉप्टेशन क्या है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी की मिकदार कम है, यानी पानी का लेवल बहुत कम है। पानी का लेवल कब कम होगा? जब ड्राई कंडीशन होगी। द लेवल ऑफ वाटर विल डिक्रीज इन कंडीशन, इन ड्राई कंडीशन। अडॉप्टेशन एट हायर लेवल ऑफ H2O। अब अडॉप्टेशन यानी कि जब ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या होगा? वाटर ज़्यादा होगा। अडॉप्टेशन एट हायर लेवल ऑफ H2O इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, जब पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा। अडॉप्टेशन एट हायर लेवल ऑफ H2O, हायर लेवल ऑफ H2O, लो लेवल ऑफ H2O। हाई लेवल ऑफ H2O, हाई लेवल ऑफ H2O से क्या मुराद है कि
क्या ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी ज़्यादा है। अडाप्टेशन एट हायर लेवल ऑफ H2O, ऑर्गेनिज्म के अंदर एट लोअर लेवल ऑफ H2O, ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी कम है। अडाप्टेशन एट हायर लेवल ऑफ H2O, हायर लेवल में ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस, अब इसकी अहमियत क्या है। दीज अडाप्टेशन आर गुड फॉर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो अडाप्टेशन है ये ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छी है। यानी इसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को बेहतर महसूस करेगा, ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा, सही तरीके से इन्वायरमेंट में रह पाएगा। टू फील नॉर्मल, बेहतर महसूस करेगा, इन्वायरमेंट में सही रहेगा। हत्ता कि उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, यानी ऑर्गेनिज्म बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल फ्लक्चुएशन हो रही हैं, अंदर तब्दीलियां आ रही हैं उसके ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट में। वो तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, उसकी वजह क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक चेंज होता रहता है। जब एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होती रहती हैं तो इंटरनल इन्वायरमेंट में भी फ्लक्चुएशन आती हैं, लेकिन ये फ्लक्चुएशन हमेशा क्या होती हैं, नैरो रेंज में होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको सिर्फ समझना है, हो सकता है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।